फ्रेंड्स, स्वागत है सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी कि बहुत दिनों बाद आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं आईटीआई वाले बच्चों के लिए। और काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर मैथ्स की नेक्स्ट क्लास लेके आइए, सर मैथ्स की नेक्स्ट क्लास लेके आइए। तो देखिए, लाइव क्लासेस तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद अचानक से वीडियो बना रहा हूँ तो बच्चे लाइव आ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और फिर आपको बनी बनाई वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग देखिएगा। और गाइस, अगर आप लोग चाहते हैं कि लाइव क्लास ली जाए तो आप लोगों को करना क्या है, आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना है मुझे, ठीक है। आप करना क्या है, बस ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि सर लाइव क्लास लीजिए, हम लोग रेडी है। तो फिर अपन लोग उस हिसाब से टाइम डिसाइड करेंगे और फिर मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करके ले आऊँगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एसी तरंग रूपों से संबंधित गणना है। 2 चैप्टर हमारे कवर हो चुके हैं, तीसरा चैप्टर आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एसी वेव्स का संबंधित गणनाएं, क्या क्या गणनाएं होती है। सबसे पहले बात करते हैं एसी वेवफॉर्म होती क्या है, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके लगे। और टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जाएंगे तो आईटीआई क्लासेस बाय अभिषेक जैन सर के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ऑल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एसी वेवफॉर्म होती क्या है। तो देखिए गाइस, आई होप आप सभी लोगों को ये विजिबल होगा। ये है आपकी एसी वेवफॉर्म, ठीक है, इसे कहते हैं एसी। अच्छा, एसी वेवफॉर्म क्या होती है, किसी भी राशि का वोल्टेज या करंट का एक निश्चित समय अंतराल पर कंप्लीट की गई साइकिल, एक निश्चित समय अंतराल पर कंप्लीट की गई साइकिल को एसी वेवफॉर्म कहा जाता है, ठीक है। ये एसी फॉर्म, और इसे साइनोसॉइडल वेवफॉर्म कहा जाता है। ये अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे बढ़ा है बट अपने इससे फर्क नहीं पड़ना। और इसी की 2 वैल्यू होती है। देखिए, ये एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, ऊपर की तरफ क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, और ये इसकी नेगेटिव वैल्यू आती है, ठीक है। और यहाँ तक जो इसने अपनी साइकिल कंप्लीट की है गाइस, इसे कहते हैं पूरा टाइम। और एक चीज़ होती है फ्रिक्वेंसी, आपने सुना होगा अभी तक फ्रिक्वेंसी कई बार, आवृत्ति। तो एक निश्चित समय अंतराल पर, ठीक है, ये जो एक साइकिल होती है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल होती है, ठीक है। तो हम बोलते हैं भाई 1 सेकंड में कितनी साइकिल पूरी की। भाई 1 सेकंड में 50 साइकिल चलता है, 50 हर्ट्ज कैंसिल होते हैं। सो अब देखिए, ये मान लीजिए कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी आपको समय निकालना है। तो भाई 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज चलता है, तो टाइम निकल जाएगा। या फिर अगर आप फ्रिक्वेंसी निकालेंगे तो 1/t होता है, यानी कि कितने समय में कितनी साइकिल चली। तो अगर आप मान लीजिए 1 सेकंड है तो 1 साइकिल है, तो टोटल साइकिल चलने में कितना समय लगा, वो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। समय कितना लगा भाई, 20 माइक्रो सेकेंड, कुछ भी हो सकता है, वो हम लोग निकाल लेंगे कैलकुलेशन करके। सबसे पहले हम देखते हैं, अब ये जो वेवफॉर्म है इसके अंदर काफ़ी सारी वैल्यूज है, इसके अंदर काफ़ी सारी कैलकुलेशन है। सबसे पहले देखेंगे, ये जो आपको ये चीज़ दिख रही है, ये होती है पीक, इसे कहते हैं हम लोग पीक वैल्यू। सबसे पहले देखेंगे, ये होती है पीक वैल्यू, ठीक है। यानी कि किसी भी इंस्टेंट पे ये जो पीक वैल्यू देखिए सबसे हाई है, एक होती है पीक टू पीक। तो देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर वाला पीक और नीचे वाला पीक, ये आप कहोगे इसे, ऊपर तक ले लीजिए, पीक टू पीक वैल्यू। इसे हम लोग क्या कहेंगे गाइस, पीक टू पीक वैल्यू, यानी कि ऊपर वाला टॉप और नीचे वाले टॉप से वैल्यू। एक होता है इंस्टेंट वैल्यू, इंस्टेंट यानी कि तात्क्षणिक वैल्यू। देखिए, किसी भी समय पे मैं अगर वैल्यू लेता हूँ तो वो इंस्टेंट, मान लीजिए मैं इस टाइम पे, ठीक है, ये आपका टाइम है, ये जो वेवफॉर्म होती है टाइम की होती है। मैं अगर इस टाइम पे लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे इंस्टेंट वैल्यू आएगी I1। मान लीजिए अगर करंट की वेवफॉर्म है ये, ठीक है, I मैक्सिमम की है, यहाँ पे लूँगा तो I2 आएगा। तो अलग अलग मैं जिस भी इंस्टेंट पे जहाँ पे वैल्यू लूँगा वो हो गया आपकी उसकी तात्क्षणिक मान। चलिए, तो ये हो गया आपका पीक टू पीक वैल्यू 1 साइकिल, ठीक है। ये जो है ना, ये इसका, ये जो एरिया है इसका, ये कहलाता है इसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ठीक है। चलिए, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, पीक वैल्यू हो गई, पीक टू पीक वैल्यू हो गई। और ये एक जो कंप्लीट साइकिल करी उसे हम लोग कहेंगे एक साइकिल, यानी कि और कितने टाइम में कंप्लीट करी, वो 1 टाइम पीरियड होता है। देखिए, यहाँ तक जो एंगल होता है ना, ये होता है 180 डिग्री, यानी कि कई लोग इसे पाई कहते हैं। और ये एक साइकिल कंप्लीट करता है 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री में, 2 पाई यानी कि 360 डिग्री में कंप्लीट करता है। यानी कि ये आधा कितना हो गया, 90, ये आधा आपका हो गया 90। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी क्या है, एक 1 साइकिल है, एक कंप्लीट 1 साइकिल कहते हैं। तो ये है आपकी एसी वेवफॉर्म, और इसमें ये पीक टू पीक वैल्यू, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। ये कंप्लीट 1 साइकिल हो गई, हाफ साइकिल पाई होती है, कंप्लीट साइकिल 2 पाई में होती है। ये इसकी पीक से पीक वैल्यू हो गई। तो ये कुछ वैल्यूज है जो आपको ध्यान देंगे। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं कि करंट ही होगा, ये आपका वोल्टेज भी हो सकता है। यहाँ पे आपका वोल्टेज और करंट दोनों की वेवफॉर्म होती है, ठीक है। और दोनों की वेवफॉर्म अलग अलग चलती है, इन फेज भी चलती है, ठीक है। वो कैसे चलेगी हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए करंट ऐसा है तो वोल्टेज ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, वो धीरे धीरे हम लोग एक एक चीज़। अब
इस वेवफॉर्म में एसी वेवफॉर्म से संबंधित गणनाएं करनी है। अब इसमें मुझे क्या क्या कैलकुलेशन करनी है, मेन आपके वो फोकस है। तो अब हम लोग वो चीज़ स्टार्ट करते हैं। चलिए तो इसको रफ कर देते हैं। सबसे पहले ये आपको समझ आ गया होगा गाइस, समझ नहीं आया तो वीडियो को बैक कर लेंगे। थोड़ा सा देखिए, ऑनलाइन वीडियो का फायदा क्या है कि आप लोग वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। चलिए अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें निकालनी है। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी निकालने का आपने अभी तक जो मोटर वाला चैप्टर, यदि आपने मुझसे मोटर वाला चैप्टर पढ़ा है तो देखिए फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला, सॉरी स्पीड निकालने का फॉर्मूला था आपका NS = 120F/P। अब अगर मुझे यहाँ से F निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ गाइस, F ऊपर है तो N/NS × P ऊपर जाएगा और 120 नीचे आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप फ्रीक्वेंसी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वो फॉर्मूला जिसकी मदद से आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइकिल। ठीक है, अब कुछ छोटी छोटी टर्म्स आएंगी जिसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। भाई किस टर्म को क्या कहा जाता है। सबसे पहले देखिए पीरियोडिक टाइम देखते हैं। पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम को कहते हैं गाइस समय अंतराल। ठीक है, समय अंतराल, यानी कि एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना समय लगा, एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना समय लगा। तो मैंने अभी बताया था, अगर आपको समय निकालना है, समय होता है 1/f। समय क्या होता है 1/f, यानी कि कितना समय लगा कितने साइकिल को पूरा करने में। तो t यहाँ पे क्या हो गया टाइम, f यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से आप लोग समय अंतराल को कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है तो f = 1/t, f = 1/t, यानी कि कितना समय लगा, जितने भी चक्कर मान लेता हूँ मैं 50 चक्कर कर रहा हूँ, 50 चक्कर करने में कितना समय लगा, वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए 50 हर्ट्ज की मेरी फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज की मेरी फ्रीक्वेंसी, यानी कि 50 बार कंप्लीट हुई साइकिल। ठीक है, जैसे ये जो एक साइकिल थी ना, ये ऐसा 50 बार हुआ, इसको मल्टीप्लाई करो 50 से, ये ऐसा 50 बार हुआ, तो यहाँ पे मैंने 50 लिखा। अब 1/50 करो कैलकुलेट, क्या एक से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा 0 आया। अब जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा तो एक 0 और लगा, अब 0 एक और आया, अब 2 बार जाएगा तो 0.02 सेकेंड, 0.02 सेकेंड में 50 हर्ट्ज, यानी कि 50 साइकिल पूरी करने में कितना समय लगा 0.02 सेकेंड। और ये पूछ सकता है बताइए कि 0.02 सेकेंड में कितना समय लगेगा, 0.02 सेकेंड में कितनी साइकिल पूरी करेगा। तो वही 1 से डिवाइड करोगे तो देखिए ये 0 हटेगा तो ऊपर 2 0 आ जाएंगे और 2 से काटोगे तो 50। तो आप लोग समय अंतराल को निकाल सकते हो। अगर आपको समय दे रखा हो तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, और फ्रीक्वेंसी दे रखी तो समय अंतराल निकाल सकते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो पहली हेडिंग क्लियर है, टाइम पीरियड, समय अंतराल। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए अब दूसरी देखते हैं। छोटी छोटी अब है ना हेडिंग्स, कैलकुलेशन, गणनाएं करनी है, छोटे छोटे फॉर्मूले आते जाएंगे और वो हम लोग करते जाएंगे। एम्पलीट्यूड, अब हम लोग बात करेंगे एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड को गाइस हिंदी में कहा जाता है आयाम। एम्पलीट्यूड को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, आयाम। तो अब आयाम क्या हुआ, देखिए ये हमने बनाई थी साइकिल, तो ये जो एरिया है ना, इन दोनों का सम ही टोटल एम्पलीट्यूड कहलाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दिशा में जो वेवफॉर्म खींचते हैं, जो जितने कर्व एरिया में आती है, ये इसका आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड कहलाता है। एसी करंट अथवा वोल्टेज का पॉजिटिव तथा नेगेटिव दिशा में माध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान, कि ये इसका अधिकतम मान है, ये इसका अधिकतम मान है, तो यही इसका आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो ये आपसे आयाम पूछा जा सकता है लैंग्वेज देके कि बताइए पॉजिटिव तथा नेगेटिव स्तर में जो उसकी पीक वैल्यू होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग आयाम। तो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन। फिर आपसे पूछेगा नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू गाइस क्या होती है, ताक्षणिक मान। ठीक है, और गाइस ये चैप्टर थोड़ा सा आप लोगों को टफ भी लग सकता है, बट आप लोग देखिए अपन लोग पढ़ाई करेंगे तो नहीं लगेगा। ताक्षणिक वैल्यू या फिर मान, तो ताक्षणिक मान कुछ भी नहीं, अभी मैंने समझाया था। मान लीजिए कोई वेवफॉर्म है, अब मैं कहता हूँ यहाँ पे अलग अलग समय, ये टाइम t होता है, ठीक है, ये है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, कुछ भी मान लो। अब मैं कहता हूँ मुझे 3 सेकंड का मान चाहिए, तो 3 सेकंड को ऊपर लेके जाओ, तो ये मान इसका ताक्षणिक मान है। 2 सेकंड बोलता हूँ तो 2 सेकंड पे ये जो वैल्यू है ये 2 सेकंड का मान है। 1 सेकंड, तो ताक्षणिक मान वो मान जो हमें चाहिए उस समय पे, वही उसका ताक्षणिक मान कहलाता है। इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। एसी करंट अथवा वोल्टेज का किसी भी पल का मान उसका ताक्षणिक मान कहता है। किसी भी पल, अगर आपको 2 सेकंड में मान चाहिए तो ये ताक्षणिक मान हो जाएगा, 4 सेकंड में चाहिए तो मान लो यहाँ तक का मान ताक्षणिक मान कहलाएगा। तो ताक्षणिक मान यानी कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एम्पलीट्यूड का आंसर आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए अब अगला देखेंगे, पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू मैंने बताई किसी भी वेव फॉर्म में, यानी कि ठीक है, किसी भी तरंग रूप में
ये देखिए ये इसकी पॉजिटिव वेव फॉर्म है, ये नेगेटिव। तो पीक वैल्यू पहली बात तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आप पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव एम्पलीट्यूड में देखोगे तो ये इसकी पीक वैल्यू हो गई और नेगेटिव साइड में ये इसकी पीक वैल्यू हो गई। तो पीक वैल्यू की डेफिनेशन देखिए, एसी करंट अथवा वोल्टेज का पॉजिटिव तथा नेगेटिव दिशा में अधिकतम मान, चाहे वो पॉजिटिव दिशा में हो या नेगेटिव दिशा में, अधिकतम मान ही उसका पीक वैल्यू कहलाती है। अब पीक वैल्यू के बाद आती है पीक टू पीक वैल्यू। तो पॉजिटिव पीक से लेके नेगेटिव पीक तक की वैल्यू को ही आप पीक टू पीक वैल्यू कहते हैं। ये होती है इसकी पीक टू पीक वैल्यू। तो ये सब चीज़ें क्लियर है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और गाइस प्लीज़ देखिए, वीडियो आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं ठीक है, बट आप लोग मेरी भी रिक्वेस्ट माना कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया कीजिए। हम आपकी रिक्वेस्ट मान के वीडियो बनाते हैं, तो आपका काम क्या बनता है कि हम भी सर की रिक्वेस्ट मान के अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब अगला है गाइस RMS वैल्यू। RMS कई बार आपने पढ़ा होगा, RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर के बारे में देखिए, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं इकट्ठी करनी है, सिर्फ क्या ध्यान रखना है, ये रूट मीन स्क्वायर करंट का भी निकालते हैं और वोल्टेज का भी निकालते हैं। और VMX को हम लोग कई बार EMX भी लिखा दिखाई देगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट की, मान लीजिए करंट I मैक्सिमम है, ठीक है, सॉरी यहाँ लिखेंगे RMS। अपन को क्या निकालना है, RMS वैल्यू निकालनी है ना। तो देखिए मान लीजिए अगर आपको कुछ भी वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए करंट है 20 एम्पियर और वोल्टेज है आपका 220 एम्पियर, तो अब आपको निकालना क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी कि RMS वैल्यू। तो क्या करेंगे, सिंपली I मैक्सिमम बाय रूट 2, I मैक्सिमम बटे रूट 2 ही IRMS होगा। और इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.707। देखिए 1/√2 करना तो आपका आएगा 0.70707 I मैक्सिमम। इसी तरह से V मैक्सिमम अपॉन रूट 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0.707 V मैक्सिमम। तो ये होगा RMS मान। किसी भी चीज़ का RMS मान अगर आपको निकालना है, वोल्टेज या करंट का ही निकालेंगे, तो आपको √2 से गुणा कर देना है, तो आपका RMS मान आ जाएगा सिर्फ इतना। एग्जाम में आपसे सीधे पूछेगा, बताइए किसी भी दिए हुए सर्किट में RMS वैल्यू क्या होगी, करंट की RMS वैल्यू, तो आपको 0.7076707 I मैक्स पे टिक करना है। और अगर वोल्टेज का पूछे तो 0.707 V मैक्स का टिक करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सो आई होप ये चीज़ आपकी समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कई बार गाइस ऐसा भी पूछा गया है कि पावर का रूट मीन स्क्वायर। अब पावर का रूट मीन स्क्वायर क्या हो जाएगा गाइस, पावर का तो देखिए ये हो जाएगा IRMS इंटू VRMS, ठीक है। IRMS की वैल्यू कितनी थी, IRMS की वैल्यू I मैक्सिमम अपॉन √2 इंटू V मैक्सिमम अपॉन √2। अब I मैक्सिमम इंटू V मैक्सिमम, ये हो गया I मैक्स इंटू V मैक्स। अब √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, यानी कि 2। तो 1/2 I मैक्सिमम इंटू V मैक्सिमम पावर के केस में। अगर आपसे पावर पूछता है RMS की, तो I मैक्स इंटू V मैक्स अपॉन 2 आप लोग आंसर दोगे। तो ये था आपका रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर देखिए, दूसरे शब्दों में क्या कहें कि रूट मीन स्क्वायर वह मान है जो किसी दिए हुए समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितनी कि उस समय में DC उत्पन्न करती है। किसी दिए हुए समय में, मान लीजिए कोई भी दिए हुए समय में उतनी ही ऊष्मा यानी कि हीट पैदा करेगा जितनी कि DC सर्किट करेगा कोई, ठीक है। ये होता है रूट मीन स्क्वायर। मान लीजिए वैसे सर्किट AC है तो I मैक्सिमम, मगर जब RMS निकालने तो भाई थोड़ी कम हो गई ना भाई, ये पहले 5 से या 5 इंटू 0.707 होगा तो थोड़ा कम हो जाएगा। तो यही होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी कि AC करंट अथवा वोल्टेज का मान प्रति क्षण परिवर्तित होता रहता है। आपने देखा भाई AC करंट वोल्टेज है, प्रति क्षण क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो मापन एवं गणनाओं में अब देखिए ये मान था भाई पहले 20, 25, फिगर कभी भी सेम नहीं रहेगा। मान लीजिए 220 है तो 200 भी हो सकता है या 240 भी हो सकता है, इसीलिए हम इसका सिर्फ प्रभावी मान प्रयोग में लेते हैं और ये प्रभावी मान ही क्या कहलाता है, RMS वैल्यू। तो आई होप आपको रूट मीन स्क्वायर की टर्म क्लियर हो गई होगी। चलिए ये क्लियर हो गई है, तो अब आगे बढ़ते हैं एवरेज वैल्यू के ऊपर। अब आपसे पूछेगा कोई भी एवरेज वैल्यू क्या होगी। अब एवरेज वैल्यू भी किसकी निकलेगी गाइस, करंट की एवरेज वैल्यू भी निकल सकती है और वोल्टेज की भी एवरेज वैल्यू
निकलेगी। ठीक है, एवरेज को मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया, AVG। करंट की एवरेज वैल्यू अलग निकलेगी और वोल्टेज की एवरेज वैल्यू अलग निकलेगी। चलिए, अब एवरेज वैल्यू क्या है, मान लीजिए आपको अलग अलग करंट की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, क्या करो, उन सबको जोड़ो और जितनी क्वांटिटी है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, यानी कि देखो I1 प्लस I2 प्लस I3, मान लीजिए 3 करंट है तो 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, या फिर अगर n करंट है प्लस डेट डेट डैश IN, तो अपन डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ n से डिवाइड कर देंगे और यही आपका I एवरेज आएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं वोल्टेज की, तो वही वोल्टेज के केस में करेंगे अपन लोग अपॉन n। तो ये हो गया आपका एवरेज करंट और एवरेज वोल्टेज का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है एवरेज वैल्यू और एवरेज करंट के बारे में। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने RMS वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। चलिए, मगर अब देखिए, अब एवरेज वैल्यू पता नहीं क्या आएगी और वोल्टेज की एवरेज वैल्यू पता नहीं क्या आएगी, इसीलिए हम लोगों ने एक फिगर सेट कर रखा है जिसके अनुसार अपन करंट मानते हैं। तो देखिए ये है 0.637 I मैक्सिमम, यानी कि एवरेज करंट का मान फिक्स कर रखा है 0.637 और इसी तरह से एवरेज वोल्टेज का मान भी 0.637 V मैक्सिमम ये फिक्स कर रखा है। तो आपको यही वैल्यू याद करनी है, 0.637 I मैक्सिमम और 0.637 V मैक्सिमम वोल्टेज और करंट का एवरेज वैल्यू। तो ये ध्यान रखना है। और RMS वैल्यू भी हमने निकाला था 0.707 I मैक्सिमम करंट के लिए और वोल्टेज का RMS मान क्या होगा 0.707 V मैक्सिमम। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगी। ठीक है, डायरेक्ट दे रखा होगा ऑप्शन में और आपको आंसर देना है बस। चलिए अब आगे देखते हैं। और आप लोगों को समझ आ रहा है तो बीच बीच में आप लोग वीडियो में कमेंट करते रहे, जरूरी नहीं आप एक बार कमेंट करें, आप 2 से 3 बार भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पीक फैक्टर। एक निकाला जाता है पीक फैक्टर, या फिर हम लोग इसे हिंदी में एक और नाम है इसका क्रेस्ट फैक्टर। अब आप बोले कि सर इसका हिंदी और इंग्लिश में क्या नाम, हिंदी में क्या नाम दे रखा है, तो इसको हिंदी में किताब में आपकी लिख रखा है पीक फैक्टर। ठीक है, लीजिए भाई, किसी बच्चे को नाराज करना नहीं है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम लिख दिया क्रेस्ट फैक्टर। ठीक है, चलिए ये आपका हिंदी में नाम हो गया और इंग्लिश दोनों में नाम हो गया। तो AC तथा DC वोल्टेज के पीक वैल्यू तथा प्रभावी यानी कि RMS मान के रेशो को, यानी कि जो पीक फैक्टर की वैल्यू देखिए कैसे दे रखा है इसने, पीक फैक्टर को FP कर देते हैं। ठीक है, या फिर अपन लोग हिंदी में लिख देते, इंग्लिश में लिख देते हैं नाम पीक फैक्टर। पीक फैक्टर बराबर, अब देखिए पीक फैक्टर की वैल्यू इसने क्या कह रखी है, किसी भी वैल्यू का पीक वैल्यू, ठीक है, किसी भी चीज की पीक वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू, पीक वैल्यू और RMS वैल्यू के रेशो को ही क्या कहा जाता है, पीक फैक्टर कहा जाता है। अब भाई किसी की भी पीक वैल्यू क्या निकाली थी, मान लो अब मैं करंट का निकालता हूं तो I पीक, ठीक है, I पीक निकालता हूं, क्या होगा, पीक वैल्यू कितनी थी करंट की, I मैक्सिमम। भाई I मैक्सिमम थी या नहीं थी करंट की। अब अगर वोल्टेज करंट का RMS वैल्यू क्या था 0.707 I मैक्सिमम, ये था या नहीं था, भाई RMS वैल्यू करंट की ये थी। अब I मैक्सिमम थे, I मैक्सिमम क्लियर, तो कट गया तो क्या बचा 1.707। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 1.414, क्योंकि ये क्या था, ये जो 707 ये क्या था 1/√2। अब अगर इसी के 1/√2 लिखोगे तो √2 पर जाएगा तो √2 की वैल्यू 1.414 होती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा, भाई आपसे सीधे सीधे पूछेगा बताइए पीक फैक्टर का मान कितना होता है या क्रेस्ट फैक्टर का मान कितना होता है, तो आप क्या लिखेंगे 1.414, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान रखना है पीक फैक्टर का मान 1.414 होता है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। तो ये है आपका पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर का फॉर्मूला। अभी करंट के रिस्पेक्ट में नहीं, अगर मैं वोल्टेज के रिस्पेक्ट में भी निकालूंगा तो क्या आएगा 1.414, चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज हो, आंसर शुड बी सेम, आंसर सेम ही रहने वाला है, आंसर में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए, तो पीक फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखिए छोटी छोटी चीज़ है इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जो जैसा है वो मैं आपको वैसा बता रहा हूँ, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब एक चीज़ है पीक टू पीक वैल्यू, वो मैं आपको समझा चुका हूँ तो समझाने की आवश्यकता है नहीं। अब देखिए पीक फैक्टर के बाद एक आता है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर, भाई जिस तरह से पीक फैक्टर की वैल्यू फिक्स कर दी थी उसी तरह से फॉर्म फैक्टर की वैल्यू भी हम लोग फिक्स कर देते हैं। और ये फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्म फैक्टर को हम लोग कहते हैं RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू का रेशो।
आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्म फैक्टर। आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू के फॉर्मूले को हम लोग फॉर्म फैक्टर कहते हैं। चलिए, तो आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू बता दिया कि इसने, इसके रेशियो को हम लोग फॉर्म फैक्टर कहेंगे। चलिए, अब मान लेता हूँ कि मैं फॉर्म फैक्टर किसका निकालता हूँ, करंट का फॉर्म फैक्टर निकालता हूँ। तो आरएमएस वैल्यू क्या थी, 0.707 आई मैक्सिमम, और एवरेज वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, 0.637 आई मैक्सिमम। तो भाई इससे ये कैंसिल हुआ नहीं हुआ पूरी बात, ठीक है। अब 0.707 में 0.637 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 1.11। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप लोग करके देख सकते हैं, 1.11 आंसर आएगा। अब अगर ये पावर फैक्टर करंट के रिस्पेक्ट में फॉर्म फैक्टर ये आया है, तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में फॉर्म फैक्टर कितना आएगा गाइस, ये भी 1.11 ही आएगा। तो ये वैल्यू फिक्स हो गई, यानी कि पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर आपसे पूछे तो 1.414 आएगा, और अगर आपसे फॉर्म फैक्टर की वैल्यू पूछे तो 1.11। अब इन दोनों के चक्कर में काफ़ी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नहीं होना है। इसी तरह से अगर आपसे आरएमएस वैल्यू पूछे करंट या वोल्टेज की, तो 0.707 आई मैक्सिमम या वी मैक्सिमम, कुछ भी हो सकता है। एवरेज वैल्यू पूछे तो 0.637 आई मैक्सिमम, वी मैक्सिमम। तो चारों पांचों वैल्यू हो गई। अब आपको क्या करना है, दिमाग में इसको याद रखना है, अदरवाइज अगर हम भूल जाएंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। चलिए, तो ये हो गया आपका फॉर्म फैक्टर। अब कुछ टर्म्स है जो मैं आपको समझा देता हूं। फेज, सबसे पहली टर्म है फेज। फेज क्या होता है भाई एक करंट है, मान लीजिए करंट बह रही है, तो करंट इस दिशा में बह रही है, तो ये करंट का फेज हो गया। वोल्टेज इससे आगे या पीछे है, तो ये वोल्टेज का फेज हो गया। कई बार हो सकता है कि भाई ये करंट है और वोल्टेज इसी फेज में, तो फेज करंट या वोल्टेज जिस भी दिशा में बह रहे होते हैं या चल रहे होते हैं, वो उसका फेज कहलाता है, वो उसका फेज कहलाता है। मान लीजिए भाई आपके घर में 3 फेज सप्लाई आ रही है, तो वो 3 फेज से वोल्टेज या करंट आ रहे हैं, तो 3 फेज वोल्टेज हो गया, ठीक है। सिंगल फेज से आता है, एक वायर से आता है, तो उसे सिंगल फेज कहते हैं। तो करंट या वोल्टेज के प्रवाह होने की जो दिशा होती है, जिस दिशा से वो जिस मार्ग से आते हैं, उसे फेज कहते हैं। अब कुछ चीज़ें होगी भाई फेज है, तो कुछ चीज़ें होती है इन फेज। कई बार क्या होता है गाइस, वोल्टेज और करंट इसको हटा देते हैं, जिस फेज में वोल्टेज है अगर उसी फेज में करंट भी होगा तो वो होगा आपका इन फेज। और अगर आपका वोल्टेज मान लीजिए यहाँ है और करंट उससे लैग कर रहा है, तो ये आउट ऑफ फेज है। और करंट यहाँ पे भी लैग कर सकती है, तो दोनों ही दिशा में अगर करंट और वोल्टेज एक फेज में नहीं है तो वो आउट ऑफ फेज कहलाएंगे। तो ये हो गया आपका इन फेज और आउट फेज। इन फेज भी हो गया और आपका आउट फेज भी क्लियर हो गया। चलिए, अब दूसरी चीज की बात करते हैं। अब बात करते हैं लैगिंग और लीडिंग राशि, ठीक है। लैगिंग क्या होता है गाइस, ये देखिए, ये होता है एक लैगिंग और एक होता है आपका लीडिंग। तो लैगिंग यानी कि देखिए ये वोल्टेज है। अच्छा, इसको ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ये मेरा क्या है, रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस, ये वोल्टेज है। अब ये से पीछे है ना, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट क्या है, पीछे, तो ये लैग कर रहा है, ठीक है। लैगिंग का मतलब क्या होता है, पीछे चलना, और लीडिंग का मतलब लीड करना या आगे चलना। एक होता है ना भाई, ये मुझे लीड कर रहा है इतने रन से या कुछ भी है, तो लीड करना, और लैग करना पीछे। तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट क्या कर रहा है, लैग। तो मैं क्या कहूँगा, करंट लैग वोल्टेज बाय, अब मान लीजिए इसका एंगल 30 है, बाय 30 डिग्री। करंट लैग वोल्टेज बाय 30 डिग्री। चलिए, मगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे अब वोल्टेज था मान लिया, मगर अब करंट ऊपर की तरफ है। एक दूसरा डायग्राम है जहाँ करंट ऊपर की तरफ है, अब करंट क्या है, देखिए अभी भी ये रेफरेंस पॉइंट है, मगर करंट इससे पहले आ रही है, यानी कि करंट क्या कर रही है, लीड। तो क्या कहूँगा मैं, करंट लैग की जगह करंट लीड वोल्टेज बाय 30 डिग्री। चलो, अगर मान लो ये रेफरेंस होगा, अगर करंट रेफरेंस है, ये रेफरेंस मान लिया, तो मैं क्या कहूँगा भाई, वोल्टेज ये आगे है और ये इसके पीछे चल रहा है, तो वोल्टेज लीड लैग कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है यानी कि पीछे। अब हिंदी के नाम क्या है गाइस, इसके पश्चगामी। लैगिंग का नाम क्या है, पश्चगामी, और लीडिंग का नाम है अग्रगामी। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो कई बार मोटर में, पश्चगामी अग्रगामी। हमको सीधा याद रखना है भाई, रेफरेंस पॉइंट से अगर कोई चीज़ पीछे है, आगे है, ये आगे है तो लीडिंग, और अगर पीछे है तो लैगिंग हुआ। ये हो गया लैगिंग और लीडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर, इतना सा था ये बस। चलिए, तो ये हो गया लैगिंग लीडिंग। एक चीज आती है आपसे तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ पूछता है कई बार।
वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य। अच्छा ये शब्द है कि जो मुझे अभी तक बोला नहीं था, मैं क्या पढ़ता हूँ तरंग दैर्ध्य, जो भी है थोड़ा ना प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है गाइस, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, इसे ही वेवलेंथ कहा जाता है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है और ये इसका प्रतीक हो गया, इसका प्रतीक यानी कि सिंबल हो गया लैम्डा, और इसका मात्रक आप लोग मीटर में देंगे, ठीक है, इसका मात्रक किस में देंगे, मीटर का। तो आपसे पूछेगा बताइए एसी वेव के रिस्पेक्ट में वेवलेंथ का मात्रक क्या होगा, मीटर, प्रतीक क्या होगा, लैम्डा। देखिए ऐसे बनता है लैम्डा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेवलेंथ। चलिए अब बात करते हैं पावर फैक्टर की। अब बात करेंगे पावर फैक्टर के बारे में। सब लोग जानते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है और कैसे काम करता है। बेसिक जो फॉर्मूला दे रखा है इसका पावर फैक्टर का, वास्तविक पावर बटे एपरेंट या आभासी पावर, आभासी शक्ति, ठीक है, आभासी शक्ति यानी कि एपरेंट पावर। अच्छा इंग्लिश में कई बच्चे क्या बोलते हैं, वास्तविक यानी कि एक्टिव पावर और आभासी यानी कि एपरेंट पावर, ठीक है। तो रियल एक्टिव पावर अपन एपरेंट पावर। अब वास्तविक पावर क्या होती है गाइस, VI cos फाई, और एपरेंट पावर होती है VI। अब VI से VI कट गया तो बचा क्या, cos फाई। तो यानी कि आपको पता है ना भाई, पावर फैक्टर को मैं किससे शो करता हूँ, पावर फैक्टर को हमेशा cos फाई के द्वारा शो किया जाता है, ठीक है। अब ये cos फाई हो गया, और cos फाई के अन्य कुछ फॉर्मूले भी हैं, जैसे कि R/Z। cos फाई का ये एक और फॉर्मूला है R/Z, यानी कि हाँ ये भाई पावर फैक्टर हो गया cos फाई, और cos फाई का R/Z लिखते हैं। इससे आप चाहो तो फाई निकाल सकते हो भाई, cos को इनवर्स में वहाँ भेज के। तो cos फाई का मेन फॉर्मूला हो गया R/Z, और पावर फैक्टर आपका cos फाई कहलाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी कि टोटल भाई आपका पावर फैक्टर cos फाई होता है। और cos फाई कैसे निकाला जाता है, किसी भी सिस्टम का रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस से गुणा करके। तो पावर फैक्टर हो गया cos फाई इज इक्वल टू R/Z। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा कई लोग सोच रहे हैं सर जल्दी जल्दी पढ़ा रहेगा, इस जल्दी नहीं है। यूट्यूब पे क्या है, आप लोग इसे दोबारा देख सकते हैं, समझ नहीं आ रहा एक बार। और ये याद करने की चीज़ है भाई, cos फाई इज इक्वल टू R/Z फिक्स है, ये आपको याद ही करना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। R रेजिस्टेंस है, Z इम्पीडेंस है, हिंदी में प्रतिरोध और प्रतिबाधा कहते हैं इसे, बस इसमें बताने जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। पावर फैक्टर को हिंदी में अगर किसी को जानना है तो भाई शक्ति गुणक। कई बच्चे हैं जो इंग्लिश और हिंदी में कन्फ्यूज रहते हैं, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको हिंदी इंग्लिश में बताऊँ, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका पावर फैक्टर। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर की वैल्यू अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होती है, वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर की वैल्यू अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कैसे हो सकती है। मान लीजिए पावर फैक्टर 3 वैल्यू होती है, यूनिटी, ठीक है, लैगिंग और लीडिंग। तो गाइस यूनिटी पावर फैक्टर कब होगा, जब भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर होगा, यानी कि XL बराबर XC। X, अब X क्या है, तो X होता है गाइस रिएक्टेंस, X कहते हैं रिएक्टेंस यानी कि प्रतिघात, ठीक है, ये प्रतिघात होता है, रिएक्टेंस होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस की तरह होता है, सर्किट में लगा रहता है। रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए रिएक्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब XL इज इक्वल टू XC हो गया। अब रिएक्टेंस दो तरह के होते हैं, कैपेसिटिव यानी कि धारीय, कैपेसिटिव और इंडक्टिव, ठीक है, यानी कि जब रिएक्टेंस के लिए कैपेसिटर लगा होगा तो कैपेसिटिव, और इंडक्टर लगा देंगे तो इंडक्टिव। तो जब इन दोनों रिएक्टेंस का मान बराबर होगा तब आपका पावर फैक्टर यूनिटी होगा। जब भी आपका लैगिंग कब होगा, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज़्यादा होगा तो लैगिंग, और जब भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज़्यादा होगा तो लीडिंग होगा। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, अगर लैगिंग के केस की ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी भाई, जब भी इंडक्टिव चीज़ें हमारे पावर फैक्टर को लैग करवाती हैं, और अगर आपको पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करना है तो आपने पढ़ा होगा कि हमें कैपेसिटर लगाना पड़ेगा पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। कैपेसिटर, तो कैपेसिटर पावर फैक्टर को इंप्रूव यानी कि लीड करेगा, आगे की तरफ ले जाएगा। तो इसीलिए जब भी पावर फैक्टर XC रिएक्टेंस का मान ज़्यादा होगा तो पावर फैक्टर इंप्रूव करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है और याद रखनी है। अब बात करते हैं कि भाई पावर फैक्टर यूनिटी होगा, ठीक है। अब देखिए एक यूनिटी के बाद Z बराबर क्या होता है पता है, Z की वैल्यू अभी अपन ने cos फाई बराबर क्या पढ़ा था, R/Z। तो Z होता है गाइस R² प्लस X², R² प्लस X²। अब ये X² भी क्या होता है XL प्लस XC।
आर स्क्वायर का मान क्या होता है, एक्स एल माइनस एक्स सी होता है, ठीक है। ये जो एक्स है इसका मान ये होता है। अब इसको देखते हैं, अब अगर एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर हो गया एक्स, अब अगर, और ये देखिए ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, नीचे लिखते हैं। तो अब अगर ये दोनों बराबर है तो ये 0 हो गया, तो आर स्क्वायर अंडर रूट क्या हो गया, आर बचा, तो जेड की जगह क्या आ गया, आर आ गया। अब फॉर्मूला क्या था, cos फाइव इज इक्वल टू आर अपॉन जेड, तो जेड का मान तो क्या हो गया, आर हो गया, तो आर से आर कट गया यानी कि 1। तो जब भी एक्सएल बराबर एक्स सी होगा तभी आपका पावर फैक्टर का मान 1। यूनिटी का मतलब क्या है गाइस, 1, ठीक है। और पावर फैक्टर का मान हमेशा 1 से कम ही होता है, यूनिटी यानी कि फुल वैल्यू हो गई, ठीक है, 100%, जबकि इससे कम ही रहता है। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर लीडिंग भी हो सकता है और गाइस लैगिंग भी हो सकता है, ठीक है। जब भी इंडक्टिव यानी कि प्रेरकत्व गुण वाली चीजें होगी तब वो लैग करेगा, और कैपेसिटिव यानी कि संधारित्र वाले गुणों की चीजें होगी तब वो लीड करेगा। चलिए, अब कुछ चीजें और हैं जो हमें देखनी है अभी। अब बात कर रहे थे जेड, जेड क्या है, तो जेड क्या है गाइस, इम्पीडेंस। जेड को हम लोग कहते हैं इम्पीडेंस यानी कि प्रतिबाधा, प्रतिबाधा। अब प्रतिबाधा जेड क्या था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे ना लेके हम लोग ऐसे लिखते हैं जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि आर और जेड। अच्छा, इसकी यूनिट भी किसमें होती है, ओम, इसका मात्रक ओम ही है, ठीक है। यानी कि जेड क्या है, इंपीडेंस, करंट के बहाव में जो अवरोध है, कुल अवरोध, उसे इंपीडेंस कहा जाता है। यानी कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों करंट के फ्लो में अवरोध उत्पन्न करते हैं, तो वो कुल अवरोध ही आपका इंपीडेंस यानी कि प्रतिबाधा कहलाता है। तो बस इतना सा फॉर्मूला है। मगर जब अपन इसको सिर्फ जेड चाहिए तो मैं क्या करता हूँ भाई, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, अवरोध की, यानी कि इंपीडेंस की वैल्यू आप लोगों के सामने हाजिर है। तो किसी भी एसी सर्किट में विद्युत धारा प्रवाह में विद्यमान कुल अवरोध को इंपीडेंस कहते हैं। इसका प्रतीक क्या है, जेड, ये इसका क्या हो गया, प्रतीक यानी कि सिंबल, और इसका मात्रक क्या हो गया, ओम, इसका मात्रक हो गया ओम। चलिए, अब ये हो गया इंपीडेंस, समझ में आ गया। तो अब हम लोग निकालेंगे सी। अब मान लीजिए इंडक्टेंस अलग अलग तरह का है, मैंने अभी क्या बताया आपको, z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई r तो r है, मगर x दो तरह का होता है, x दो भागों में बढ़ गया, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। तो यानी कि जब रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टिव होगा तब अलग निकलेगा और कैपेसिटिव होगा तब अलग निकलेगा। अब देखते हैं, मान लीजिए किसी सर्किट में सीरीज आरएल सर्किट है, सीरीज आरएल सर्किट, ठीक है। सीरीज आरएल सर्किट का अर्थ क्या होगा गाइस, कि कोई भी आपके पास बंद परिपथ है, उसके अंदर एक तो आपका रेजिस्टेंस लगा है और इसके साथ इंडक्टिव, एल का मतलब क्या है, कोयल, कोयल लगी हुई है, ठीक है। मैंने इसको क्या दे दी, एसी सप्लाई दे दी। मैंने इसको, आप लोगों को देखिए, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस और ये हो गया आपका एल यानी कि इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की यूनिट किस में होती है, हेनरी, इसकी यूनिट होती है आपके हेनरी, ध्यान रखेंगे, ठीक है, हेनरी यानी कि, और इसका मात्रक अपन इसे एच से शो किया जाता है। इसे किससे शो करेंगे, एच से शो किया जाएगा, ये चीज़ अपन लोगों को विशेष ध्यान रखनी है। अब इस सर्किट में अगर इंडक्टर लगाए तो विद्युत धारा के वोल्टेज से पिछड़ने का एंगल 90 डिग्री। देखिए मैंने क्या बोला था, जब भी इंडक्टिव होगा तो वो लैग करेगा यानी कि पीछे हो जाएगा। तो अब जब आप इसका कर्व बनाओगे वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में अगर करंट का कर्व बनाओगे तो क्या होगा, ये लैग करेगी। ये जो टोटल करंट है ना, ये देखिए वोल्टेज के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, लैग। और वोल्टेज, रजिस्टिव वोल्टेज के रिस्पेक्ट में इंडक्टिव वोल्टेज भी 90 डिग्री लैग करेगा। कितना लैग करेगा गाइस, 90 डिग्री टोटल लैग करेगा। अब देखिए यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस भी है और रजिस्टिव रिएक्टेंस भी है, यानी कि टोटल वोल्टेज कितना हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, ठीक है। अपने वो एक फॉर्मूला लगा देते हैं ना, वो फॉर्मूला लगा दिया, यानी कि कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय वाला अपन ने एक फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दिया कि वी एल स्क्वायर और वी आर स्क्वायर। अब वी एल कितना हो जाएगा, वी एल का मान क्या हो जाएगा, देखिए v आपको पता है भाई, v इज इक्वल टू होता है आई आर, तो यहाँ से वी एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर एक्स, एक्स आएगा, ठीक है, आर, आर तो है नहीं,
भाई इंडक्टिव में क्या है, ये है वाइंडिंग, तो इसे एक्सएल कहेंगे, एक्सएल प्लस आई स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर तो आएगा नहीं, टोटल स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर आएंगे, आई स्क्वायर और आर स्क्वायर। अब ये हो गया। अब आई तो कॉमन है यहाँ पे, तो आई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान रखना जेड क्या है, ओम इसका मात्रक है, यानी कि ये एक तरह से रेजिस्टेंस ही हो गया, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, वी बाई आई। ठीक है, ध्यान रखना, और यहाँ पे वी स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही है। ठीक है, अब यानी कि क्या करेंगे, वी स्क्वायर और ये आई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, बचा नहीं बचा। अब वी बाई आई का स्क्वायर क्या है, वी बाई आई क्या है, आर है ना, सॉरी जेड, आर होता है, ये आर तो था, मगर इस आर को अपन जेड भी तो लिख सकते हैं ना, टोटल इंपीडेंस है, तो जेड इजिकल टू भी वी आई होता है। ध्यान रखेंगे अपन, अगर जेड की वैल्यू निकालनी तो वी बाई आई करके भी निकाल सकते हैं, तो ये वी बाई आई की जगह मैं जेड स्क्वायर लिखूंगा, और जेड स्क्वायर इधर है और उधर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर तो था ही। अब अगर आपको सिर्फ जेड की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट करके आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर कर दो। देखो टोटल वोल्टेज अगर आपको निकालना था यहाँ से पहले के, ठीक है, तो ये टोटल वोल्टेज वी हो जाता, ये वी एल स्क्वायर प्लस वी एस स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर प्लस लंब का स्क्वायर, ये मैंने करा यहाँ पे। अब वी एल स्क्वायर क्या हो गया, आई इंटू एक्स, आई इंटू आर, अब आर और एक्स एक ही चीज़ तो है, तो ये एक्सएल, इंडक्टिव के केस में एक्सएल हुआ और यहाँ आई आर आ गया, दोनों का स्क्वायर करा, आई दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लिया, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचा, आई को मैंने बटे में भेज दिया, तो वी स्क्वायर बाई आई स्क्वायर हो गया, और वी बाई आई जेड का फॉर्मूला होता है, तो जेड लिख दिया यहाँ पे, और बस आपकी कैलकुलेशन आ गई। तो जब भी सीरीज में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस कॉइल लगी रहेगी तब आपका जेड का वैल्यू क्या आएगी, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। परंतु गाइस अगर यही जेड रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटेंस लगा रहता, रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटेंस लगा रहता, तब आपका फॉर्मूला क्या था, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। ये भी चीज आप लोग ध्यान रखें। तो रेजिस्टेंस और इंडक्टिव के केस में ये चीजें रहती हैं, जब भी आर होगा तो ये होगा और एल होगा तो ये चीजें हो जाएगी। चलिए, तो अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर लगाए तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और कैपेसिटर लगाए तो आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। अब एक और सर्किट आएगा अभी तो पिक्चर में, ये ही नहीं एक और चीज आएगी। अब मान लेते हैं अगर किसी सर्किट में आर भी है, एक्स भी है और एल भी है, तीनों ही चीजें हैं फॉर सीरीज आर एल सी सर्किट। अगर सीरीज आर एल सी सर्किट है तो कुछ इस तरह का डायग्राम बन जाएगा आपका, ये आर हो गया, ये एल हो गया और ये आपका सी हो गया। अब अपने को ज्यादा कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ अपने को वैल्यू किसकी ध्यान रखनी है, जेड की। तो जेड की वैल्यू गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर था, अब हो जाएगा एक्सएल स्क्वायर, सॉरी एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब यहाँ एक्सी माइनस एक्सएल भी हो सकता है, यानी कि जो भी संख्या बड़ी होगी वो उसमें से छोटा माइनस हो जाएगा, तो एक्सएल माइनस एक्सी भी हो सकता है, या फिर आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल भी लिख सकते हैं। तो ये है आपका फॉर्मूला जेड के लिए जब आर एल सी तीनों एक साथ सर्किट में कनेक्ट होंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होगा। तो ये था गाइस चैप्टर 3 एसी वेवफॉर्म से संबंधित गणनाएं कंप्लीट होता है आपका। अब इससे संबंधित न्यूमेरिकल बहुत आसान है, कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको करके दिखाता हूं और बाकी के न्यूमेरिकल आप लोग करेंगे। सो गाइस ये मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख दिए, पढ़ के सुन लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि किसी एक सर्किट में कोई ऐसी मशीन है जिसमें 230 वोल्ट पर वोल्टेज गिवन है, 230 वोल्ट पर 1000 एम्पियर की करंट प्रदान करता है। कितने एम्पियर की करंट, 1000 एम्पियर की करंट प्रदान करता है। पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई, 0.6। तो मशीन का आउटपुट ज्ञात करें 0.6 पावर फैक्टर पर। 0.6 पावर फैक्टर पर आपको मशीन का आउटपुट, तो सबसे पहले मशीन की रेटिंग पता होनी चाहिए। तो रेटिंग मशीन की क्या होती है, P = VI होती है। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो kVA में होती है, ध्यान रखना kVA में, इसीलिए हमेशा 1000 से नीचे गुणा करेंगे, क्योंकि ये VI है तो 1000 से गुणा करेंगे जब भी तो वो kVA में आएगी। ठीक है, चलिए सो अब देखते हैं V कितना है आपका 230, I कितना है 1000 और नीचे 1000 से गुणा तो है ही, तो 1000 से 1000 कट गया, तो गाइस आपकी पावर कितनी आ गई 230 kVA, 230 kVA। अब इसने क्या बोला कि 0.6 पावर फैक्टर पर आपको इसकी आउटपुट ज्ञात करनी है, तो आउटपुट एट 0.6 पावर फैक्टर क्या करेंगे भाई, 230
230 इंटू 0.6 कर दो, 230 गुणा 0.6 करोगे तो टोटल आंसर आएगा 138 किलोवाट, 138 किलोवाट। तो केवीए तो इनपुट था और किलोवाट आपका आंसर आया, किलोवाट आपका आंसर आया। तो ये हो गया, देखिए कितना इजी न्यूमेरिकल था। अब एक अगला न्यूमेरिकल देता है कि किसी सिस्टम में उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है और उसका हेनरी जो इंडक्टर है वो 1 हेनरी का है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया एक्सएल, तो गाइस एक्सएल का पूरा फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ एल और एक्सी भी समझाया मैंने आपको, तो 2 पाई एफ अपॉन 2 पाई एफ। सो गाइस ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई एफ एल और एक्सी होता है आपका 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। तो बस अभी क्या है गाइस, मैं क्या पढ़ाता गया और पता नहीं कब वीडियो स्टॉप हो गई और अपने आप बंद हो गई और मुझे पता नहीं पड़ा, तो ये मैंने सोल्व कर दिया और वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो देखिए अब इस फॉर्मूले में एक्सएल निकालना, तो एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई एफ एल, तो 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, एफ की जगह 1 और एल की जगह 1, यानी कि 2 पाई बराबर आंसर आ गया आपका। तो 1 इंटू 1 1 और 1 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई, और 2 इंटू पाई यानी कि 2 इंटू 3/14 क्या हो जाएगा 6.28। तो ये आ गया आपका एक्सएल। ध्यान रखना रिएक्टेंस की, इम्पीडेंस की और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। चलिए अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। एक न्यूमेरिकल कहता है कि किसी सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू है 440, पावर है 500, आउटपुट पावर 550 वाट, पावर फैक्टर है 0.8, तो आपको करंट की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब भाई करंट की वैल्यू निकालना बड़ा आसान काम है, क्योंकि आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है बी आई कॉस फाई, ठीक है। हम लोगों को पता है, एक सेकेंड मार्क कर इशू कर रहे हैं। पावर का फॉर्मूला गाइस वी आई कॉस फाई होता है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे करंट की वैल्यू कैसे निकालूंगा, यहाँ से भाई पावर के नीचे वी बाय कॉस फाई आ जाएगा, वी बाय कॉस फाई पावर के नीचे आ गया। बस पावर कितनी है आपकी 550, वोल्टेज है 440 और पावर फैक्टर है 0.8। बस अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए और कैलकुलेट करने के पश्चात जो आपका आंसर आएगा वो है 1.5625 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। किसी सर्किट में रेजिस्टेंस, किसी इंडक्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस है 2 ओम, इंडक्टेंस है 0.015 हेनरी, वोल्टेज है 200, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो पावर फैक्टर का मान। अब पूछा क्या है पावर फैक्टर, तो सबसे पहले पावर फैक्टर का फॉर्मूला R बाय Z होता है। तो मेरे पास R तो है मगर Z नहीं है, Z नहीं है ना। अब Z निकालेंगे। अब Z का फॉर्मूला था R² प्लस XL², तो यहाँ पे भी R तो मेरे पास है मगर XL नहीं है, तो मुझे क्या निकालना है सबसे पहले XL। तो भाई XL का फॉर्मूला था 2 पाई FL, 2 की जगह 2, F की जगह पाई की जगह 3.14, F की जगह 50 और L की जगह 0.15। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो XL का मान आपका आ जाएगा 4.71 ओम, ठीक है। अब XL आ गया तो XL को यहाँ पुट करो, तो R² प्लस XL में XL की जगह XL पुट करा, R कितना था 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, तो ये आपका आएगा 5.12 ओम, 5.12 ओम। अब 5.12 ओम यानी कि XL आ गया, Z आ गया आपका, Z आ गया ना, तो R बाय Z में Z का मान पुट कर दो, तो R तो 2 था ही और Z की जगह 5.12, आंसर आएगा आपका 0.39 cos फाई। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप लोग करने थे, मैंने आपको बता दिए। अब आपके सामने मैं कुछ देखिए और क्वेश्चन है जिसकी PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आपको करना क्या है, उस PDF को अच्छे से पढ़ना है पहले तो, ठीक है, एकदम कंठस्थ कर लेना उस PDF को और सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो आपको मुझे वो क्वेश्चन बताना है कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, और कहाँ बताना है आपको। अगर मुझसे किसी भी तरह की बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, AJ_, ये अंडरस्कोर है गाइस, ठीक है, डैश तो बीच वाला होता है, ये है अंडरस्कोर, AJ_ अभिषेक जी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, फिर उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस ये था आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना 4th चैप्टर कंप्लीट करेंगे और निश्चित रहिए मैथ्स का सिलेबस भी मैं आपका बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा। सो वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी ITI के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है लगातार। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।